नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी आईएएस पर। दोस्तों देखिए, ये हमारा विजन आईएएस का पीटी 365 का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम पॉलिटी का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि विजन आईएएस पीटी 365 पॉलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी का भी हाल फिलहाल करंट में क्या सिनारियो रहा है पिछले 1 साल तक के लिए। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 5 है इस सीरीज का। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 5। ठीक है, अभी तक हमने इसमें जो है 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा 3rd चैप्टर शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा चैप्टर कौन सा है। तीसरा चैप्टर हमारा केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन। इसमें हमारा पहला टॉपिक है नीति आयोग के बारे में। क्यों नीति आयोग के बारे में पहला हमारा टॉपिक है, क्यों चर्चा में रहा ये इस साल? तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। राजीव कुमार को इसके उपाध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? राजीव कुमार। ठीक, पुनर्नामित किया गया, मतलब ये पहले भी अध्यक्ष थे। राजीव कुमार को इसके उपाध्यक्ष के रूप में पुनर्नामित कर गृह मंत्री अमित शाह को इसके पदेन सदस्य, यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया था। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। वैसे ये सब आप लोग जानते होंगे कि वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना आरंभ में देश में निवेश गतिविधियों के निर्देशन हेतु अभिकरण के रूप में, यानी संगठन के रूप में की गई थी। पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा जो है निम्नलिखित 2 कर्तव्यों का निष्पादन किया जाता था। कौन कौन से 2 कर्तव्य थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन में दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको उसे निकालना होगा। पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यान्वयन करता था योजना आयोग। इसके अलावा राज्यों को वित्त प्रदान करता था, राज्यों को वित्त भी प्रदान करता था। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। तो इस संदर्भ में जो है वर्ष 2015 में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग को सरकार के एक थिंक टैंक और परामर्शी निकाय के रूप में बनाया गया। ठीक है, अब इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग की संरचना में जो है एक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष इसका जो है प्रधानमंत्री ही होता है हमेशा। इसके अलावा उपाध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि सीईओ होता है। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य जो है 3 होते हैं इसके, और पदेन सदस्य 4 होते हैं। पदेन सदस्य 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं, पदेन सदस्य। ठीक, इसके अलावा देखिए, अग्रणी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों से अधिकतम 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसमें कौन होता है? नेक्स्ट होता है शासी परिषद, एक इसकी होती है जिसे गवर्निंग काउंसिल भी बोलते हैं। इसमें कौन होता है? तो इसमें जो है सभी राज्यों और विधानमंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी कि जिन जिन राज्यों में जो है विधानमंडल है वहाँ के मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं कि वो केंद्र शासित है या केंद्र शासित नहीं है, सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। मतलब जिन राज्यों में जो है, जिन संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल नहीं है, तो उनके उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। और कोई अभी जो आप बताइए कि कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें जो है विधानमंडल है, संघ शासित प्रदेश ऐसे कौन कौन से राज्य जिनके जो है विधानमंडल हैं जहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों, मतलब कोई जरूरी नहीं गठन हो, विशिष्ट मुद्दों तथा आकस्मिक आवश्यकताओं के समाधान हेतु किया जाएगा क्षेत्रीय परिषदों का गठन। नीति आयोग के अंदर के क्षेत्रीय परिषदों की बात हो रही है ये। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदें जिनका गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों तथा आकस्मिकताओं के समाधान हेतु किया जाएगा, तथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में संबंधित क्षेत्र के प्रासंगिक जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट या प्रैक्टिशनर को भी इसका सदस्य बनाया जा सकता है। उद्देश्य क्या है नीति आयोग? तो नीति आयोग देखिए, राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों से संबंधित एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना ही इसका एक उद्देश्य है। आयोग के कार्य क्या क्या है? तो आयोग का कार्य देख लीजिए, शासन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण निर्देशात्मक और रणनीतिक इनपुट प्रदान करना। ग्राम स्तर यानी कि बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ, पर विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण, यानी कि बॉटम से अप, नीचे से ऊपर की तरफ, ना कि ऊपर से नीचे। जबकि योजना आयोग का क्या था? टॉप टू बॉटम, ऊपर से योजना बनती थी, नीचे कार्यान्वित होती थी। लेकिन यहाँ जो है इसका अप्रोच क्या होगा? तो ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, नीचे से योजना बनेगी और कार्यान्वयन ऊपर की तरफ से किया जाएगा।
देखरेख योजनाओं का, ठीक, तथा इनका सरकार के उच्च स्तरों तक उत्तरोत्तर समेकन करने हेतु तंत्रों का विकास करना, ये इसका आयोग का कार्य है। नेक्स्ट क्या है, आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि उसे सौंपे गए विशिष्ट क्षेत्रों संबंधी आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को समाहित किया जाए। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना जिन्हें आर्थिक प्रगति के पर्याप्त लाभ नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ये सहकारी संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से अपने इन सारे कार्यों को करेगा। और इसमें क्या क्या पॉइंट, सहकारी संघवाद की प्रतिबद्धता के माध्यम से क्या क्या पॉइंट है इसमें पॉइंट है कि नागरिक सहभागिता को ये प्रोत्साहन देगा, अवसरों तक समतावादी पहुंच को बनाएगा, सहभागितापूर्ण एवं स्वीकार्य शासन तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा, ठीक है। नीति आयोग द्वारा देखिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम। तो देखिए सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, 7, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नेक्स्ट है अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों के लिए विकास समर्थित सेवाएं, डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट, DSSS, ठीक। एक ये देख लीजिए, केंद्रीय मंत्रालयों के साथ राज्य संबंधित विवादों का ये समाधान भी करता है या कर सकता है, सुझाव दे सकता है। इसके अलावा इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक है कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसमें कितने जिले हैं ये नीचे कमेंट करके आप बताइए। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंदर जो है कितने जिले समाहित है। एक ये दो आगे के 2 शब्द में बता दे रहा हूँ, लास्ट का आप फील करिए। तो देख लेते हैं क्या हम कहाँ पे थे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसमें क्या है, सबका साथ सबका विकास विजन को क्रियान्वित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि भारत की विकास प्रक्रिया जो है समावेशी बनी रहे। इसके अलावा देखिए इसके जो है दीर्घकालिक दृष्टिकोणों में भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। एक जिसमें है कि 3 वर्षीय राष्ट्रीय कार्य एजेंडा एक है, इसके साथ जो है इसके अलावा जो है तथा जो है अभिनव भारत एट 75 के लिए कार्य नीति, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, जो है भारत की परिवर्तित वास्तविकताओं के साथ विकासात्मक रणनीति के बेहतर संरेखण को प्रोत्साहित करेंगे। और दीर्घकालिक दृष्टिकोण में इसके जो है केंद्रीय क्षेत्रक उद्यमों में सुधार है और संतुलित क्षेत्रीय विकास है। संतुलित क्षेत्रीय विकास किस तरह से, देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारा जो भी कम डेवलपमेंट है पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारे, तो उसके लिए जो है अलग से कुछ कार्यक्रम चलाने के लिए पूर्वोत्तर को विकास सहायता तथा पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम। दीर्घकालीन दृष्टिकोण में इसके एक जो है स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी क्षेत्रों में भी सुधार है, जिसके अंतर्गत एक नीति आयोग का अभियान है पोषण अभियान, ठीक। और ऊर्जा क्षेत्र में देख लेते हैं, तो एक इसके द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी नीति आयोग के द्वारा, इंडिया रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी रोड मैप 2030। कौन सी रिपोर्ट है, इंडिया रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी रोड मैप 2030 संबंधी एक रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित किया गया है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। और राष्ट्रीय खनिज नीति 2018 में संशोधन हेतु रोड मैप भी तैयार कर रहा है ये। उद्यमशीलता और नवाचारी में परिवर्तन के लिए क्या कर रहा है, तो एक इसका मिशन है अटल इनोवेशन मिशन। किसका है ये, नीति आयोग का मिशन है, अटल इनोवेशन कार्यक्रम है एक अटल इनोवेशन मिशन। इसमें जो है भारत में नवाचारी पारितंत्र, इसके माध्यम से जो है भारत में नवाचारी पारितंत्र में सुधार करने हेतु जो है पहले से ही सराहनीय कार्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत भारत में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं का भी निर्माण किया जा रहा है। किसके अंतर्गत, अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत ही। और अटल इनोवेशन मिशन किसका है, नीति आयोग का। किसका है, नीति आयोग, ठीक। एक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017 भी इसके द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी वुमेन फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा 3.2 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तिकरण, यानी कि रेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड शब्द है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाल ही में जो है 15वें वित्त आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को अधिक युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। पृष्ठभूमि में देख लेते हैं, तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं
केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हस्तांतरित योजनाएं होती, इनका कार्यान्वयन जो है राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकारें इसका कार्यान्वयन करती हैं और ये योजनाएं राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में शामिल क्षेत्रकों से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं? राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल जो भी क्षेत्र हैं उनसे संबंधित होती हैं। कौन सी योजनाएं? केंद्र प्रायोजित योजनाएं। देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में वस्तुतः जो है राज्य की योजनाओं हेतु केंद्रीय सहायता का सबसे बड़ा घटक है। ठीक, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है राज्य की योजनाओं हेतु केंद्रीय सहायता का सबसे बड़ा घटक है। ज्ञातव्य है कि इनके अंतर्गत राज्यों को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? तो भारत में योजना काल के आरंभिक वर्षों में सेंट्रल सेक्टर स्कीम की संख्या जो है सर्वाधिक थी। उदाहरण के लिए जैसे पंचवर्षीय योजना के अंत तक इनकी संख्या 190 थी, जो 9वीं योजना के अंत तक बढ़कर कितनी हो गई? 360। ठीक है, तो अभी जो है जो युक्ति संगत बनाने के लिए जो विचार किया गया है उसके अंदर देखिए क्या कहा गया है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के प्रकार कितने टाइप बनाए गए? इसके 3 टाइप बनाए गए। कौन कौन से? अति महत्वपूर्ण यानी कि कोर ऑफ द कोर, महत्वपूर्ण योजना यानी कि कोर, वैकल्पिक ऑप्शनल 2। तो चलिए अब सबको बारी बारी से देख लेते हैं। अति महत्वपूर्ण योजनाएं या कोर ऑफ द कोर में कितनी योजनाएं हैं? कुल 6 योजनाएं हैं। इसमें जो है राज्यों की भागीदारी को अनिवार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है वित्त पोषण प्रतिमान कैसा रहेगा केंद्र और राज्य के बीच में, यानी कि इनका वित्त पोषण किस प्रकार से किया जाएगा इन योजनाओं का। तो देखिए, सामान्य श्रेणी के राज्य जो है मौजूदा प्रतिमान में रहेंगे और विशेष श्रेणी के राज्य भी मौजूदा प्रतिमान में इनका योगदान होगा। यानी कि एक सेकेंड, हाँ तो कहाँ थे हम? देखिए, हाँ, सामान्य श्रेणी के राज्य जो है मौजूदा प्रतिमान में भागीदारी करेंगे और विशेष श्रेणी के साथ भी मौजूदा प्रतिमान में। तो इसका क्या मतलब है? तो ये देखिए, सामान्य श्रेणी के राज्य जो है 90:10 का रेशियो रहेगा, मतलब केंद्र की भागीदारी 90% और राज्यों की भागीदारी 10% की रहेगी। और विशेष श्रेणी के राज्य में जो है 100% सेंटर के द्वारा भागीदारी की जाएगी इसके वित्त पोषण के लिए। किसके लिए? कोर ऑफ द कोर योजनाओं के लिए। इसमें कौन कौन सी योजनाएं? 6 योजनाएं शामिल है इसमें, हम देख चुके हैं। तो कौन कौन सी 6 योजनाएं हैं? मनरेगा, दूसरी कौन सी है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिस वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं आदि के लिए। अनुसूचित, नेक्स्ट अगली योजना है हमारी अनुसूचित जाति हेतु अम्ब्रेला योजना, SC हेतु एक ही योजना के अंतर्गत शामिल सभी योजनाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति हेतु अम्ब्रेला योजना, यानी कि STs के लिए जो है एक ही योजना के अंतर्गत शामिल सभी योजनाएं इसमें शामिल होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु अम्ब्रेला योजना, OBC हेतु एक ही योजना के अंतर्गत शामिल सभी योजनाएं। और अल्पसंख्यकों हेतु अम्ब्रेला योजना, अल्पसंख्यकों हेतु जो है एक ही योजना के अंतर्गत शामिल सभी योजनाएं। अब कोर योजना कौन सी है? यानी कि महत्वपूर्ण योजनाएं कितनी है? ये 20। इसमें भी जो है राज्यों की अनिवार्य भागीदारी होती है। इसमें कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है सेंट्रल स्टेट का? तो सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60 to 40 का कंट्रीब्यूशन होता है और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए जो है 90 और 10 का कंट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कोर ऑफ द कोर में नहीं है, इसमें है कोर में है, महत्वपूर्ण योजनाओं में। इसमें राज्यों की भागीदारी कितनी होगी? सामान्य श्रेणी के 60% और केंद्र की 60% और राज्यों की 40%। और विशेष श्रेणी की है तो विशेष श्रेणी में केंद्र की 90% और राज्यों की 10%। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, ये भी जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और कोर योजना में है। इसके अलावा देखिए, समेकित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, वानिकी और वन्यजीव अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना। आगे देखते हैं। आगे जो है 2 वैकल्पिक हैं इसमें। आगे वैकल्पिक 3 टाइप हमने डिस्कस किया था ना, कोर ऑफ द कोर, कोर और ऑप्शनल। ऑप्शनल में कितनी योजना है? 2 है। इसमें क्या है? इसमें राज्य या तो इसमें जो है राज्य या तो सभी अथवा किसी एक का चयन कर सकते हैं, या तो दोनों का या तो किसी एक का चयन कर सकते हैं।
इसमें कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, तो सामान्य श्रेणी के राज्य का कंट्रीब्यूशन 50-50 होगा केंद्र और राज्य के बीच में, और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 80 और 20 का होगा। तो इसमें दो योजनाएं कौन कौन सी हैं, पहली योजना है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और दूसरी योजना कौन सी है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कार्यक्रम। देखिए, राज्य बाइकाट नहीं कर सकती कि हम वैकल्पिक है तो किसी का चयन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। या तो सभी का चयन करेंगे या तो किसी एक का चयन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उपाय क्या है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम को युक्ति संगत बनाने हेतु उपाय, विचार विमर्श में राज्यों की भागीदारी। वर्ष 2014-15 में राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को किए जाने वाले प्रत्यक्ष अंतरण को समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में सेंट्रल सेक्टर स्कीम हेतु राज्यों को सभी अंतरण राज्य की संचित निधि के माध्यम से किए जा रहे हैं, ठीक है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीमों की संख्या में कमी, वर्तमान में जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम की संख्या को 66 से घटा करके 28 कर दिया गया। कौन को किस तरीके से किया गया वो हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है। 66 से घटा करके 66 से कम करके 28 कर दिया गया, तथा इन्हें 3 श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है। तीनों श्रेणियाँ हमने देख ली, कोर ऑफ द कोर और ऑप्शनल, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। राज्यों को प्रदत्त विकल्पों में भी वृद्धि की गई, राज्यों को उनके द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली वैकल्पिक योजनाओं के चयन का विकल्प दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निधियों के उपयोग से संबंधित कठोरता में कमी। इसमें क्या है, तो इसमें प्रत्येक CSS के लिए किए जाने वाले समग्र वार्षिक आवंटन में फ्लेक्सी फंड यानी कि लोच सोल निधि की राशि में वृद्धि की गई है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों हेतु इसे 10% से बढ़ा करके क्रमशः 25% और 30% कर दिया गया है। और इसका मूल्यांकन किस तरीके से होगा, तो CSS इसका के अनुमोदन को वित्त आयोग की समयावधि के साथ संबद्ध किया जा रहा है। नीति आयोग सभी CSS के मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा 3.3 में क्या है, हिंदी भाषा का संवर्धन, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। चर्चा में क्या हो रहा था, तो देखिए हिंदी दिवस के अवसर पे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश की एक साझी भाषा के रूप में हिंदी को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव किया था। तो इसके लिए प्रावधान क्या क्या है, तो देख लेते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। सबसे पहले तो आइए इसे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 351 यह संघ का कहता है कि यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अनुच्छेद 120 और 210 क्रम क्या है इसमें, तो अनुच्छेद 120 में संसद और 210 में संसद विधानमंडलों को उनके कार्य संचालन हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का विकल्प प्रदान किया गया है। किसमें, 120 में जो है संसद को और 210 में राज्य विधानमंडलों को। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 343। तो इसमें क्या है, तो आर्टिकल 343 निर्दिष्ट करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संसद को विधि द्वारा आधिकारिक कार्यों, शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन करने हेतु निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। और इसके अलावा आर्टिकल 344 ये क्या है, अनुच्छेद 344 में ये उपबंधित करता है कि संघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग तथा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों के संदर्भ में अनुशंसाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा 10 वर्षों में एक आयोग का गठन किया जाएगा। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 344 में क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 10 वर्षों में एक आयोग का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किस लिए, तो संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग तथा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों के संदर्भ में अनुशंसा प्रदान करने के लिए। ठीक, भाषा के संबंध में अन्य संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं क्या क्या है सभी भाषाओं के संदर्भ में। तो अनुच्छेद 29 यानी कि आर्टिकल 29 में क्या है, प्रत्येक भारतीय को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये मूल अधिकार है।
अनुच्छेद 30 में क्या है, तो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का भी अधिकार प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 30। और इसके अलावा आर्टिकल 350A में क्या है, तो आर्टिकल 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। और 350B में यानी कि अनुच्छेद 350B में क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी का भी प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 350B। त्रिभाषा सूत्र जान लेते हैं क्या है, तो त्रिभाषा सूत्र ये है कि त्रिभाषा सूत्र तीन भाषा प्रणाली जिसे बोलते हैं, तो वस्तुतः तीन भाषाओं, कौन सी तीन भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा को संदर्भित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में एक आधिकारिक दस्तावेज में देश भर में हिंदी की शिक्षा को एक नीति के रूप में निश्चित स्वरूप दिया गया। किस में दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 जो है इसे पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया, परंतु बाद में इस विचार को प्रारूप नीति से हटा दिया गया। ज्ञातव्य है कि राज्य अनेक दशकों से द्विभाषा सूत्र का पालन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालयों में केवल अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा, जैसे महाराष्ट्र में तो मराठी एक लैंग्वेज के रूप में, और दूसरी लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश। ठीक, और यही अगर त्रिभाषा सूत्र लग जाएगा तो तीसरी लैंग्वेज हमारी हो जाएगी हिंदी। चलिए टॉपिक पे चलते हैं, क्या कहते हैं हम, ज्ञातव्य कि राज्य अनेक दशकों से द्विभाषा सूत्र का अनुपालन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालयों में केवल अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य है। नेक्स्ट है 3.4, क्या है इसमें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 आर्टिकल 131। सुर्खियों में क्या हो रहा है, तो देखिए केरल और छत्तीसगढ़ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 केरल और छत्तीसगढ़ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम केरल और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम छत्तीसगढ़ जैसे विभिन्न केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केरल के द्वारा और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अनुच्छेद 131 के बारे में जान लेते हैं, क्या है ये। अनुच्छेद 131 जो है, संविधान का अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय भारत सरकार और एक या अधिक, क्या है, उच्चतम न्यायालय जो है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के मध्य, एक और जिसमें कि एक और भारत सरकार तथा किसी राज्य या राज्य और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के मध्य एवं दो या अधिक राज्यों के मध्य किसी विवाद का निस्तारण करता है। कन्फ्यूजन हो गई होगी, देखिए देख लेते हैं। देखिए जैसे एक तरफ है सेंट्रल केंद्र सरकार और दूसरी तरफ कोई स्टेट, या तो इनके बीच ये विवाद हो, या फिर एक तरफ हो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट और दूसरी तरफ स्टेट हो, या फिर एक तरफ एक स्टेट हो या फिर दो स्टेट हो। ठीक है, और तथा जो है क्या है, एक और भारत सरकार तथा किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के मध्य। ठीक, एवं दो या अधिक राज्यों के मध्य, मतलब कि दो स्टेट के बीच में भी अगर कोई वाद होता है तो इसके लिए आरंभिक अधिकारिता किसके पास है, इसके लिए आरंभिक अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट के पास। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। इसका तात्पर्य यह भी है कि कोई अन्य न्यायालय जो है इस विवाद की सुनवाई नहीं कर सकता है। आरंभिक अधिकारिता का तात्पर्य ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद 131 के तहत किसी मामले को दायर करने के लिए उस मामले को केंद्र और राज्य के मध्य का विवाद होना चाहिए और उसमें आवश्यक रूप से विधि का या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित होना चाहिए। आवश्यक रूप से विधि का या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित होना चाहिए जिस पर केंद्र और राज्य के विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है।
और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता निम्नलिखित तक विस्तारित नहीं है। मतलब कहाँ तक विस्तारित नहीं है ये देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्ध सनद या वैसी ही किसी अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले ही की गई थी। मतलब संविधान के प्रारंभ होने के पहले ही की गई थी। और एक कंडीशन है, ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में, मतलब अभी तक चल रही है, या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद में नहीं होगा, या फिर कहीं अभी उपबंध कर दिया गया हो उस संधि में कि जो है आरंभिक उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा। नेक्स्ट कहाँ पर नहीं होगी, तो किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवाद के अंदर। नेक्स्ट क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध निजी व्यक्तियों द्वारा दायर की गई याचिका भी जो है सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आएगी। तो उच्चतम न्यायालय की अन्य अधिकारिताओं को देख लेते हैं। तो पहली है क्या, एडवाइजरी, सलाहकारिता अधिकारिता के तहत राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत शीर्ष अदालत से राय लेने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। ठीक है, किसे, राष्ट्रपति को। सलाहकारी अधिकारिता के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। अपीली अधिकारिता क्या है सुप्रीम कोर्ट की, तो अपनी अपीली अधिकारिता के तहत उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई कर सकता है। असाधारण आरंभिक अधिकारिता, इसमें क्या है, तो उच्चतम न्यायालय के पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों, ऐसे मामले जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों शामिल हैं, और मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का समाधान करने की अनन्य शक्ति है। इसके अलावा रीट अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय को किसी पीड़ित नागरिक के मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जारी करने का अधिकार भी है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या इससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 256 जो है यह निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है का अनुपालन सुनिश्चित रहे। मतलब अनुच्छेद 256 के अंदर राज्य कार्यपालिका शक्ति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग इसी तरीके से करेगा कि संसद की बनाई विधियों का वो अतिक्रमण ना करे। ठीक है, इसमें यह भी निर्दिष्ट है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा 3.5 में अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन का भी चर्चा हमारा आई है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने जो है संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं पहले अनुच्छेद 370 और 35 से कहता क्या है। तो अनुच्छेद 370 में जो है जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में, अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में एक अस्थायी उपबंध था जो राज्य को इसके पृथक संविधान होने की अनुमति के साथ साथ जो है विशिष्ट शक्तियाँ यानी कि स्पेशल पावर भी प्रदान करता था। अनुच्छेद 370 के अनुसार रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़ करके अन्य सभी कानूनों के प्रवर्तन हेतु संसद को राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होती थी। मतलब रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़ करके अन्य सभी जो संसदीय कानून होते थे उनकी सहमति राज्य सरकार से आवश्यक होती थी, तभी वो उस राज्य में यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होते थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 से जो अनुच्छेद 370 से ही व्युत्पन्न हुआ था, राज्य के स्थायी निवासियों और किस बारे में था ये, राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशिष्ट अधिकारों को परिभाषित करने हेतु जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को शक्तियाँ प्रदान करता था। ठीक है, तो अभी चलते हैं टॉपिक से संबंधित तथ्य को लेकर के। क्या था हमारा टॉपिक था हमारा अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन। देखिए, राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से संविधान जम्मू और कश्मीर में लागू आदेश 2019 द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 प्रख्यापित किया है।
इस आदेश में यह उल्लिखित है कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान राज्य में प्रवर्तनीय होंगे। इसका तात्पर्य है यह है कि वे सभी प्रावधान जो जम्मू और कश्मीर हेतु एक पृथक संविधान के आधार का निर्माण करते हैं, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 35 से जो है स्वतः निरसित हो गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के उक्त आदेश के प्रभाव से व्युत्पन्न प्राधिकार का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा एक सांविधिक संकल्प को भी अनुमोदित किया गया है, जिसमें यह अनुशंसा की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हैं। पूरी तरीके से नहीं, इसके अधिकांश प्रावधानों को, अनुच्छेद 370 के। साथ ही जो है संसद द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी पारित किया गया है। इसके द्वारा जो है जम्मू और कश्मीर को दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर डिवीज़न, जिसमें कि विधानसभा होगी, तथा लद्दाख में विधानसभा रहित क्षेत्र। दो संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक है जम्मू और कश्मीर डिवीज़न और एक लद्दाख है, जिसमें लद्दाख विधानसभा रहित और जम्मू कश्मीर डिवीज़न जो है विधानसभा युक्त होगी। तो यह निरसन संभव कैसे हुआ 35 से और अनुच्छेद 370 का? तो देखिए, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 377(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश जारी किया था। यह खंड जो है राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से राज्य में प्रवर्तनीय मामलों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 371(1). इस आदेश द्वारा जो है अनुच्छेद 367 में भी और किस में संशोधन किया गया? अनुच्छेद 367 में भी संशोधन किया गया। अनुच्छेद 367 में कुछ प्रावधानों के पठन तथा उनकी व्याख्या संबंधी रीति का समावेश है। संशोधित अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 370(3) में उल्लिखित राज्य की संविधान सभा अभिव्यक्ति को राज्य की विधानसभा पढ़ा जाएगा। ठीक है, 367 में जो संशोधन किया गया उसमें अनुच्छेद क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 370(3) में जो उल्लिखित संविधान सभा की अभिव्यक्ति को जो है राज्य की विधानसभा पढ़ा जाएगा। क्यों उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370(3) में यह प्रावधानित था कि अनुच्छेद 370 को राज्य की विधानसभा की सहमति से ही संशोधित किया जाएगा। किसको? अनुच्छेद 370 में क्या कहा गया था 370(3) में? कि अनुच्छेद 370 को राज्य की विधानसभा की सहमति से ही संशोधित किया जाएगा। हालांकि इस संशोधन के कारण अब इसे राज्य विधानमंडल की अनुशंसा के आधार पर संपादित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में देखिए सरकार ने क्या किया था। तो सरकार ने जो है संविधान के एक प्रावधान अनुच्छेद 367 में संशोधन करने हैं तो अनुच्छेद 370(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया। तत्पश्चात अनुच्छेद 370(3) को संशोधित कर दिया। परिणाम स्वरूप यह सांविधिक संकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निरसन हेतु संकल्प ठीक को प्रस्तुत करने का कारक बना। चूँकि जम्मू और कश्मीर राष्ट्रपति के शासन के अधीन था, इसीलिए राज्यपाल की सहमति को ही जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, अन्य उठाए गए कदम क्या थे? तो जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान अब पूर्णतः प्रवर्तनीय है। जम्मू कश्मीर राज्य में पृथक ध्वज के विशेषाधिकार का उन्मूलन कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के पूर्ववर्ती 6 वर्षीय कार्यकाल, मतलब पहले जम्मू और कश्मीर की विधानसभा 6 वर्ष तक चलती थी, इसके स्थान पर अब जो है 5 वर्षीय कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। वहाँ पे पहले जो है आईपीसी संहिता नहीं चलती थी, इंडियन पेनल कोड नहीं चलता, जम्मू कश्मीर अरबड़ी संहिता चलती थी, जिसे जो है निरसित कर दिया गया है। इसकी जगह जो है इसे जो है भारतीय दंड संहिता से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। और इसके बाद अनुच्छेद 356 जिसके तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, पुनर्गठित जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश हेतु भी प्रवर्तनीय होगा। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 356। इसके अलावा क्या है? तो इसके अलावा विद्यालयों महाविद्यालयों में एडमिशन और राज्य की सरकारी नौकरियों में केंद्रीय कोटा संबंधी कानून लागू होंगे। अन्य राज्यों के लोग भी जो है अब वहाँ पे संपत्ति और निवास का अधिकार प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसके अलावा सूचना का अधिकार जो है वहाँ पे अधिनियम अब प्रवर्तनीय होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट और लास्ट,
जम्मू और कश्मीर के विधानसभा के कुछ प्रावधान जो किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह करने वाली राज्य की महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को वंचित करते हैं वो अवैध घोषित हो सकते हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। नेक्स्ट हम जो है अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे बहुत छोटा और कुछ टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर के आगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।